जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्ट्री जोन में। तो साथियों, मौर्य साम्राज्य के इतिहास पार्ट 2 को लेकर के हम आए हैं। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा बिंदुसार, मेगास्थनीज का इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और इसके साथ साथ याद रखिएगा मेगास्थनीज। तो ये 4 टॉपिक पर जो है आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तिथि जो है बिंदुसार का काल निर्धारण करता है? ईसा पूर्व 322 से लेकर 185, 322 से लेकर 298, 298 से 273 या 273 से लेकर 236। तो याद रखिएगा ईसा पूर्व 298 से लेकर 273 किसका है? बिंदुसार का है। वहीं 273 से लेकर 236 किसका है? अशोक का है। उससे पूर्व 322 से लेकर 298 किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का है। और संपूर्ण मौर्य साम्राज्य का काल निर्धारण कितना है? तो 322 से लेकर 185। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगवत पुराण के अनुसार बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया गया? चाहे हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, चाहे अशोक या बिंदुसार, इन सभी के नाम जो है अलग अलग सोर्सेस से हमें क्या प्राप्त होते हैं? अलग अलग प्रकार के प्राप्त होते हैं। तो हम देख लेंगे कि किस सोर्स में किस नाम से पुकारा गया है। आज हम लोग बिंदुसार को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो फेमस नाम है इसका वो क्या है ना, वो है बिंदुसार। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि जो बिंदुसार नाम प्राप्त हुआ है कहां से प्राप्त हुआ है। तो दीप वंश से बिंदुसार नाम प्राप्त हुआ है, महावंश से प्राप्त हुआ है, हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन से प्राप्त हुआ है, विष्णु पुराण से बिंदुसार नाम प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भद्रसार नाम कहां से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा वायु पुराण से भद्रसार नाम प्राप्त हुआ है। बारिसार नाम कहां से प्राप्त हुआ है? तो भगवत पुराण से जो है बारिसार नाम प्राप्त हुआ है। अमित्रोकेटस और अलिट्रोकेटस, दो नाम याद रखिएगा। अमित्रोकेटस किसके द्वारा दिया गया? तो स्ट्रैबो के द्वारा जो है अमित्रोकेटस नाम जो है दिया गया है। और अलिट्रोकेटस किसके द्वारा दिया गया? तो एथीनियस, एक ग्रीक, एथीनियस कौन थे ना, ग्रीक दार्शनिक एक लेखन थे। तो एथीनियस के द्वारा अलिट्रोकेटस, वही स्ट्रैबो और एथेनियस, इन दोनों के लिए अमित्रोकेटस और इलेक्ट्रोकेटस का नाम इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर क्या होगा? वारिसार इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जैन ग्रंथों के अनुसार जो है बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो जैन ग्रंथों में किस नाम से संबोधित किया गया? चूंकि आपने देखा कि बौद्ध ग्रंथों में उसे मूल रूप से बिंदुसार ही कहा गया है। वहीं कुछ पुराण या हम कह सकते हैं संस्कृत ग्रंथों में उसके नाम, दो अलग अलग नाम प्राप्त होते हैं। तथा अमित्रोकेटस या अलिट्रोकेटस जो नाम है वो स्ट्रैबो और एथेनियस के द्वारा दिया गया था। चलिए, अब बिंदुसार को जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? जैन ग्रंथों में याद रखिएगा सिंहासन शब्द का जो है उच्चारण, सिंहासन शब्द को अपनाया गया है। किसके लिए? बिंदुसार के लिए। और ये सूचना का स्रोत क्या है? तो राजबली कथा, याद रखिएगा राजबली कथा, जो कि देवचंद्र के द्वारा लिखा हुआ है। और इस स्रोत से हमें प्राप्त होता है कि बिंदुसार का नाम क्या है ना, सिंहासन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है जैन ग्रंथ राजबली कथा के रचनाकार है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जैन ग्रंथ राजबली कथा के रचनाकार कौन है? तो देवचंद्र जो है जैन ग्रंथ राजबली कथा के रचनाकार है। वहीं हेमचंद्र जो है परिशिष्ट पर्वन के रचनाकार माने जाते हैं। भद्रबाहु जो है कल्प सूत्र के रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन से बौद्ध स्रोतों से ज्ञात होता है कि बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र नहीं था? देखिए याद देखिएगा बहुत सारे ऐसे, चाहे वो संस्कृत स्रोत हो या बौद्धिक स्रोत हो, जो चंद्रगुप्त को ही क्या मानते हैं? बिंदुसार का पिता मानते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ सोर्सेस हैं जहां हमें ज्ञात होता है कि बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त का पुत्र नहीं था। तो इसका उत्तर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। दिव्यवदान, महावंश, दीपवंश या अशोक वंदना। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा दीपवंश। दीपवंश से हमें क्या प्राप्त होता है कि बिंदुसार जो शिशुनाग का क्या है ना, पुत्र है। ध्यान में रखिएगा, बिंदुसार को शिशुनाग का पुत्र माना गया है। किसमें? जो है दीप वंश में माना गया है। अशोक वंदना की अगर हम बात करें तो अशोक वंदना में जो है नंद का पुत्र माना गया है। और बिंबिसार के 10वें जनरेशन का माना गया है। किसे? चंद्रगुप्त को। तो ध्यान में रखिएगा, दीप वंश हमें क्या जानकारी दे रहा है? ये शिशुनाग का पुत्र है। वहीं अशोक वंदना हमें यह बता रहा है कि ये बिंबिसार के 10वें जनरेशन है एवं नंद का पुत्र है। इसके अलावा याद रखिएगा पुराण और महावंश से हमें क्या प्राप्त होता है ना, पुराण और महावंश हमें बिंदुसार को चंद्रगुप्त का ही पुत्र बताता है। चलिए, तो ये सारे सोर्सेस हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है?
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार बिंदुसार के माता का नाम हमें जो है दुर्धरा प्राप्त होता है। तो जैन स्रोतों से हमें प्राप्त होता है कि बिंदुसार के माता का नाम क्या था, दुर्धरा था। और इसका उत्तर क्या होगा, याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा परिशिष्ट पर्वन। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन से हमें यह स्रोत प्राप्त होता है कि बिंदुसार के माता का नाम क्या है, तो दुर्धरा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्न में से किसके अनुसार बिंदुसार के द्वारा दक्षिण के अधिकतम हिस्से या भारत के पूर्व पश्चिम समुद्र के मध्य संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अब क्या है कि याद रखिएगा, बिंदुसार के लिए कई इतिहासकार ये मानते हैं कि बिंदुसार ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो दिए गए साम्राज्य उसे अक्षुण्ण बनाए रखा। कुछ का ये मानना है कि उन्होंने डेक्कन के संपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। और उसके लिए जो सबसे बड़ा स्रोत है, उसके लिए सबसे बड़ा स्रोत याद रखिएगा वो है तारानाथ। तारानाथ ने यह कहा है कि बिंदुसार ने चाणक्य की सहायता से पूर्व और पश्चिम के संपूर्ण सामुद्रिक क्षेत्रों को या उनके मध्य को क्षेत्र को विजित कर लिया था। ठीक है, तो ये तारानाथ के द्वारा ये जानकारी दिया गया है। हालांकि इतिहासकारों में इस विषय को लेकर के क्या है, मतभेद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को जो है तक्षशिला के विद्रोह को शांत करने के लिए किसे नियुक्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, जेपीएससी में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। तो किसे भेजा गया था, ऑब्वियसली अशोक को भेजा गया था तक्षशिला के विद्रोह को शांत करने के लिए। और इस तथ्य के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या है, तो याद रखिएगा इस तथ्य के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या है, महावंश के अनुसार कहा गया है, ध्यान में रखिएगा, महावंश में कहा गया कि अशोक जो है उज्जैनी का क्या था, शासक था या वायसराय था। ठीक है, और हमें अशोक वंदना से ज्ञात होता है, अशोक वंदना से हमें क्या ज्ञात होता है ना, तक्षशिला के विद्रोह को शांत करने के लिए किसे भेजा गया था, अशोक को भेजा गया था। तो नाम याद रखिएगा अशोक, उसी से अशोक वंदना। ठीक है, तो बौद्धिक स्रोतों से हमें यह नाम प्राप्त होता है कि अशोक को जो है भेजा गया था कहां, तक्षशिला के विद्रोह को शांत करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्रोतों से ज्ञात होता है कि चाणक्य बिंदुसार के शासनकाल का भी प्रधानमंत्री था। चाणक्य जो है बिंदुसार के शासनकाल तक कुछ समय तक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया, बाद में वो रिटायरमेंट ले लेता है और जंगलों में जाकर अपने मृत्यु का वरण करता है। तो किस स्रोतों से हमें जो ये ज्ञात होता है कि चाणक्य जो है क्या है ना, बिंदुसार के समय काल के दौरान भी था। तो ये जैन स्रोतों से हमें प्राप्त होता है, याद रखिएगा परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन से हमें यह ज्ञात होता है कि बिंदुसार के समय तक भी कौन थे ना, चाणक्य थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्रोत से सूचना प्राप्त होता है कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान 500 मंत्रियों की युक्त एक सभा थी जिसका प्रधान क्या था, तो जिसका प्रधान खल्लाटक था। तो ये सूचना का स्रोत क्या है, तो इस सूचना का स्रोत याद रखिएगा अशोक वंदना इस सूचना का स्रोत है। अशोक वंदना में कहा गया है कि 500 मंत्रियों की एक सभा है और इस सभा में खल्लाटक और राधा गुप्त का हमें नाम प्राप्त होता है। खल्लाटक और राधा गुप्त जैसे मंत्रियों का नाम हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, डायमाकस का संबंध जो है निम्न में से किस सीरियाई शासक के साथ है। तो डायमाकस का आगमन कब हुआ था, डायमाकस का आगमन बिंदुसार के दरबार में हुआ था। मेगास्थनीज के बाद याद रखिएगा डायमाकस का आगमन होता है। डायमाकस के बाद किसका आगमन होता है, तो डायनासिस का आगमन होता है, जो कि अशोक के समय काल के दौरान हुआ है। डायमाकस जो है कौन से दरबार अर्थात किस शासक के अंतर्गत था, तो एंटिकोनस वन के दरबार का था। याद रखिएगा डायनाकस के बारे में आपको बता दूं, डायनाकस ने पेरी यूसीबस के रचनाकार भी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, तो पेरी यूसीबस के रचनाकार माने जाते हैं। और स्ट्रैबो ने ध्यान रखिएगा, स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज और डायमाकस के बारे में दोनों की जानकारी का स्रोत क्या है, स्ट्रैबो ने हमें दिया है कि ये दोनों जो है मौर्य वंश में राजदूत बनकर के आए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर देखते हैं क्या कुछ है। निम्न में से किस स्थान के अभिलेखीय स्रोतों से ज्ञात होता है कि बिंदुसार का संबंध बौद्ध धर्म के साथ साथ, हालांकि संस्कृत ग्रंथ के साथ साथ कई अन्य ग्रंथ ये मानते हैं कि बिंदुसार जो है वो ब्राह्मण धर्म को सबसे ज्यादा मानते थे, लेकिन एक हमारे पास जो एक इंस्क्रिप्शन है और वो इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला है, तो याद रखिएगा वो इंस्क्रिप्शन हमें सांची से मिला है। टेम्पल 40 कहा जाता है और इस क्षेत्र का इस इंस्क्रिप्शन का जो लेख है वो टेम्पल 40 में मिला हुआ है। और यहां से हमें ज्ञात होता है कि बिंदुसार का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से भी था। बाकी जैन ग्रंथ इस विषय को लेकर के क्या है, मौन है। और महावंश के अनुसार यह कहा जाता है कि बिंदुसार का संबंध किसके साथ था, ब्राह्मणवाद के साथ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आधुनिक काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज किसने की।
12वीं सदी के बाद जो अर्थशास्त्र जो है क्या हो जाता है ना, विलुप्त हो जाता है। तो उसके बाद इसकी खोज किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा कि आर राम शास्त्री के द्वारा जो है इसकी खोज बाद में की गई थी 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में अर्थात 1905 में इसे खोजा गया। कहाँ से खोजा गया, तो ओरिएंटल रिसर्च मैसूर, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में इसे खोजा गया, याद रखिएगा। और इसके बाद आर राम शास्त्री ने ही इसका पब्लिकेशन जो है संस्कृत और इंग्लिश में भी किया था। आर राम शास्त्री के बारे में बता दें कि आर राम शास्त्री यहां पर क्या थे ना, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैसूर में वो लाइब्रेरियन के तौर पर 1912 से कार्य कर रहे थे। और याद रखिएगा ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी, तो 1891 में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मेगास्थनीज निम्न में से किसके अधीन था, अर्थात मेगास्थनीज किस छत्रप के अधीन था, आर्केसिया, पेरिपोनेसिस, एरिया या जेड्रोसिया। इसका उत्तर याद रखिएगा आर्केसिया। मेगास्थनीज का संबंध कहां से है ना, आर्केसिया के सीबेटायरस, याद रखिएगा सीबेटायरस के साथ, सीबेटायरस छत्रप के अधीन था, जो बाद में एंटीगोनस 1 में जाते हैं और फिर सेलुकस 1 का क्या बन जाता है, छत्रक बन जाता है। तो मेगास्थनीज आर्केसिया से कहां आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्न में से किसका वर्णन मेगास्थनीज के इंडिका से प्राप्त नहीं होता। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में जो है बांटा है सोसाइटी को। तो इसमें जो है किस वर्ग के बारे में मेगास्थनीज को जानकारी नहीं थी। मेगास्थनीज के अनुसार जो है भारत में दास वर्ग नहीं थे, लेकिन अर्थशास्त्र की कौटिल्य से हमें प्राप्त होता है कि दासों की संख्या काफी अधिक थी और दास वर्ग को जो है अलग अलग कार्यों में लगाया जाता था। तो चलिए मेगास्थनीज ने हमें 7 जो है समाज के 7 वर्गों के बारे में बताया है, फिलोसोफर, फार्मर, अहीर, इसके साथ साथ शिल्पी, सैनिक, ओवरसियर, निरीक्षक और सभासद। इन 7 वर्गों में से दास वर्ग के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। ठीक है, इंडिका और स्ट्रैबो, ये 2 चीज याद रखिएगा, एक तो इंडिका हो गया और दूसरा क्या हो गया स्ट्रैबो। इन दोनों को दास वर्गों की जानकारी नहीं था। इनके अनुसार जो है दास वर्ग भारत में प्रतिबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। मेगास्थनीज के अनुसार कितनी समितियों के द्वारा नगर के प्रबंध का कार्य किया था। मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में कहा है कि नगर प्रबंध कार्य करने के लिए 6 समितियों का वर्णन, 6 समितियों के ऊपर कार्यभार सौंपा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका आगमन भारत में राजदूत के रूप में नहीं हुआ। मेगास्थनीज, डायमाकस, डायनोसिस या नियाकर्स। तो याद रखिएगा नियाकर्स क्या थे ना, अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर के क्या थे नाम, सिकंदर के सैनिक थे या सिकंदर के सहायक के तौर पर थे। और इनके द्वारा जो है द इंडिके लिखा गया था, जो कि इनके पर्शियन गल्फ से लेकर इंडियन सिंधु इंडस रिवर तक इनके जो भ्रमण वृत्तांत है वो द इंडिके में रखा गया, जो कि अभी विलुप्त है। याद रखिएगा मेगास्थनीज का आगमन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, डायमाकस का आगमन हो गया था बिंदुसार के दरबार में, और डायनेसिस का आगमन कब हुआ था, तो डायनेसिस का आगमन अशोक के दरबार में हुआ था। लेकिन नियाकर्स क्या थे ना, अलेक्जेंडर के सहायक के तौर पर क्या थे ना, सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न यूनानी दार्शनिकों में से कौन मेगास्थनीज के रचना के प्रशंसक थे। मेगास्थनीज की रचनाओं को कई इतिहासकार क्या मानते हैं, फॉल्सिफाई मानते हैं, वही कुछ इतिहासकार मेगास्थनीज के सपोर्ट में भी हैं। तो कौन कौन से रचनाकार हैं देख लेते हैं। चलिए स्ट्रैबो, एरेटोथेनीस, प्लिनी और एरियन। याद रखिएगा एरियन और डायोडोरस, ये 2 ऐसे रचनाकार हैं जो मेगास्थनीज की रचना को क्या मानते हैं, ऑथेंटिक मानते हैं और उनकी रचनाओं को लेकर उन्होंने अपने रचना में स्थान दिया था। वहीं स्ट्रैबो सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। स्ट्रैबो ना केवल मेगास्थनीज के आलोचक हैं बल्कि नियाकर्स के भी आलोचक हैं, डायमाकस के भी आलोचक हैं, डायनासिस के भी आलोचक माने जाते हैं। एरेटोस्थनीस की कोई भी वृत्तांत हमें प्राप्त नहीं होते। इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। और प्लिनी के द्वारा क्या लिखा गया है, तो नेचुरल हिस्ट्री का लिखा गया है। ठीक है, प्लिनी भी जो है याद रखिएगा, प्लिनी के द्वारा ये कहा गया है कि मेगास्थनीज के द्वारा जो भारत के जो ईश्वर या भगवान के बारे में सूचना दिया गया, जिसके अनुसार हरक्लिस और डायनेसिस देवता की पूजा होती है और इन्हीं के द्वारा भारत के बड़े शहरों का निर्माण किया गया है, इस स्रोत को जो है प्लिनी गलत मानता है। तो इस प्रकार मेगास्थनीज के सपोर्टर में हमें कौन प्राप्त होते हैं, तो एरियन और डायोडोरस, वहीं स्ट्रैबो, एरेटोस्थनीस और प्लिनी ये सभी कहने इनके आलोचक के तौर पर इन्हें इनका आलोचना किया गया इनकी रचनाओं को। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते क्या है, निम्न में से किसके द्वारा मेगास्थनीज के पुनर्निर्मित संस्करण का प्रकाशन किया गया। ठीक है, अर्थात इंडिका का प्रकाशन पुनः किसके द्वारा किया गया, आधुनिक भारत में किसके द्वारा प्रकाशन किया गया, इस प्रश्न का अर्थ यह है। ठीक है, तो याद रखिएगा आधुनिक भारत में जो है इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो वाटसन मैक्किंडले के द्वारा किया गया था 1887 में, 1887 में इसका प्रकाशन किया गया था। सबसे पहले फेलिक्स जैकोबी के द्वारा 36 मेगास्थनीज के 36 कंटेंट का क्या किया गया, प्रकाशन किया गया। बाद में शॉनबेक के द्वारा का इसी कार्य को आगे बढ़ाया गया। वहीं वाटसन मैक्किंडले के द्वारा जो है पहली बार पब्लिकेशन किया गया मेगास्थनीज के इंडिका का। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या होगा, वाटसन मैक्किंडले इसका उत्तर होगा। और साथ में याद रखिएगा रिचर्ड स्टोनमैन ने 2022 में भी जो है इसका पुनः प्रकाशन किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मेगास्थनीज के हेराक्लेस निम्न में से किसे दर्शाता है जिसके द्वारा पोलिब्रेथा शहर को सबसे शक्तिशाली बनाया गया। मेगास्थनीज ने ये जानकारी दिया है, हेराक्लेस और डायनासिस ये दो क्या है ना ईश्वर की पूजा होती है भारत में, और हेराक्लेस के द्वारा भारत के 16 शहरों का निर्माण किया गया, जिनमें सबसे शक्तिशाली जो है पोलिब्रेथा अर्थात पाटलिपुत्र को बनाया गया है। तो ये हेराक्लेस देवता कौन है, याद रखिएगा हेराक्लेस देवता का संबंध जो वो किसके साथ है, तो कृष्ण के साथ है। वहीं डायनासिस क्या है ना, डायनासिस का संबंध शिव के साथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते देखते क्या है, 19वीं सदी में तक्षशिला विश्वविद्यालय को किसके द्वारा खोजा गया था। तक्षशिला प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा, ये सभी जो है बहुत ही प्राचीन काल के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय की खोज किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा कनिंघम के द्वारा जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय की खोज की गई। 1963 और 64 के बाद इस विश्वविद्यालय की खोज किया गया था, किसके द्वारा, तो कनिंघम के द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम याद रखिएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम डायरेक्टर माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वर्तमान तक्षशिला शब्द को किस ग्रंथ के ग्रीक अनुवाद से प्राप्त किया गया। वास्तव में जो तक्षशिला शब्द का इस्तेमाल आज किया जाता है वो तक्षशिला शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, वो एक ग्रीक अनुवाद से प्राप्त हुआ है, और ये हमें टॉलमी के जियोग्राफी के ग्रीक अनुवाद से प्राप्त होता है। बाकी याद रखिएगा संस्कृत के साथ साथ जो है पाली ग्रंथों में जो नाम प्राप्त होता है वो है तक्षशिला प्राप्त होता है। वहीं जो वर्तमान में तक्षशिला नाम प्राप्त होती है वो हमें टॉलमी के जियोग्राफी से प्राप्त होता है। तो इसी से जो है तक्षशिला नाम का ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसके द्वारा तक्षशिला के लिए सर कटे हुए क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया। तक्षशिला के लिए क्या है ना कट हेडेड सिर वाला क्षेत्र कहा जाता है, और इसका स्रोत क्या है, इसे परिभाषित करने वाले कौन है, तो फाहियान के द्वारा। फाहियान ने जातक कथाओं के सोर्सेज के आधार पर ये सूचना प्रदान किया कि इस क्षेत्र को सर कटा हुआ क्षेत्र कहा जाता है, और इसका संबंध किसके साथ है, तो याद रखिएगा बुद्ध के पूर्व जन्म चंद्र प्रभा के द्वारा जो है किसी शेर को जो है उसके भूख को शांत करने के लिए अपने सर को काट दिया जाता है, और उसी संदर्भ में तक्षशिला का नाम क्या प्राप्त होता है, तो सर कटा हुआ क्षेत्र है। हालांकि आज भी इसके आसपास का क्षेत्र एक मरगला करके एक क्षेत्र प्राप्त होता है, जिसका अर्थ भी होता है कि गला कटा हुआ क्षेत्र है। और इसके अलावा इस क्षेत्र के लिए एक और नाम जो है बहुत ही फेमस है, इसे बाबुर खाना कहा जाता है, अर्थात शेरों का क्षेत्र कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं फाहियान के जो इंफॉर्मेशन है जातक कथाओं के आधार पर वो विभिन्न स्रोतों से जांच के उपरांत क्या प्राप्त होते हैं ना, सही प्राप्त हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, देखते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में किसके द्वारा तक्षशिला का उत्खनन किया गया था। जॉन मार्शल, माधव शरू वत्स, इसके साथ साथ आर.डी. बनर्जी और दयाराम शानी। याद रखिएगा कनिंघम के द्वारा 1963 और 64 में इसे खोजा गया। हालांकि क्षेत्र का लंबे लगभग 20 वर्षों तक उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा जॉन मार्शल, जो ये भी कहते हैं ना, ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे, डायरेक्टर पद पर थे 1902 से लेकर 1928 तक, और इन्होंने 1913 से लेकर 1933 तक याद रखिएगा 20 वर्षों 1913 से इन्होंने कार्य किया, और 20 वर्षों तक जो है तक्षशिला के ऊपर क्या किया ना, खोज किया। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से अगर हम बात करें तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन, जिसका प्रकाशन कब किया गया था? जिसका प्रकाशन 1931 में किया गया था। द बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गांधर्व, इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो याद रखिए 1960 में। और एक गाइड टू तक्षशिला, एक गाइड टू तक्षशिला का प्रकाशन कब किया गया? 1960 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद कब प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1915 इसका उत्तर होगा। आर समुद्रशास्त्री के द्वारा 1905 इसमें से खोजा गया था। संस्कृत में इसे 1909 में पब्लिश किया गया था और इंग्लिश प्रकाशन हमें कब प्राप्त होता था? 1915 में इसे प्रकाशित किया गया। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।